बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन को मुल्क के सबसे बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा दे दिया। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा कि शहरियों को रोजगार की फराहमी के साथ कोरोना से भी बचाना होगा। उन्होंने कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। टाइगर फोर्स का काम लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रजाकार किसी तनख्वाह के बगैर रजाकाराना काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हलकों में मुतहरिक करने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इत्तेफाक राय का फुकदान है, जिसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म का इस्तीफा हम शुरू दिन से मांग रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल में इस्तीफा नहीं मांग रहा। इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनकर कुर्सी संभालें। मजीद कहा कि इमरान खान को चाहिए कि इस मुश्किल सूरत हाल में खुद इस्तीफा देकर कुर्सी किसी और को बिठा दें। कौमी इत्तेफाक राय की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है। वज़ीर आज़म तमाम सूबों को एक पेज पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक फौज कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की मदद कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए सिंध में फेज़ 2 शुरू कर रहे हैं। सबके ताउन की ज़रूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाए उनसे क्या तवक्को रखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह मरकज़ में बैठे लोगों का रवैया है। अदालत ने हुकूमत को कोरोना वायरस से मुतालिक जामे पॉलिसी बनाने की भी हिदायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने हिफाजती सामान की खरीदारी, राशन की तकसीम में शफाफियत पर सवाल उठाते हुए वफाक और सूबों की मुख्तलिफ पॉलिसियों पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने करंटीना सेंटर्स में सहूलियात की तफसीलात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा पूरे मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं। लाहौर करंटीना सेंटर से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आता। अस्पताल से लाश लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। दुकानें खोलने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। एक सूबे का वजीर कहता है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा करा देंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। पता नहीं दिमाग पर क्या चीज चढ़ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। अदालत किसी सियासी मामले में नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस कीमत पर अवाम को सहूलियात मिल रही है वो जरूर देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहला सकते हैं। पता नहीं नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA से हिफाजती सामान की खरीदारी और तकसीम से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर में तमाम क्लिनिक्स भी SOPs के मुताबिक खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी मामलात में सूबाई हुकूमतों की मुदाखलत, ज़कात और बैतुल माल फंड्स में करप्शन पर सूबों और वफाक से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे कि करप्शन केस नैब को देना है या FIA को। अदालत ने मामले की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। तर्जुमान नश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक होने वालों में 4 का ताल्लुक मुल्तान, 2 का खानेवाल और 1 का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। नश्तर अस्पताल में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29 हो गई, जबकि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मजीद 37 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल का गायनी वार्ड 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के 9 और बन्नू के 5 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार। सूबे में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर्स की तादाद 58 हो गई। 1 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया। सेक्रेटरी सेहत को साल मरासले के मुताबिक लेडी रेडिंग अस्पताल के शोबा गायनोकोलॉजी को 5 मई से आर्जी तौर पर बंद किया गया है। इस शोबे से वाबस्ता तिब्बी अमले में 68 टेस्ट किए गए, जिनमें से 29 मुस्बत आए हैं। अभी आपको बताया कि अबुधाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसाफिरों को फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में कायम करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 209 मुसाफिर 28 अप्रैल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। 2 हफ्तों में बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 189 मुसाफिर भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। महकमा सेहत पेशावर के मुताबिक जिन मुसाफिरों की तबीयत खराब थी उनको करंटीना से पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
غیر قانونی اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے لیے شہباز شریف نیب لاہور کے روبرو پیش ہوئے۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے شہباز شریف کو 2 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نیب لاہور کے دفتر پہنچے تو لیگی رہنما اور کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نیب حکام کے مطابق شہباز شریف منی لانڈرنگ سے متعلق سوالات کے جواب نہیں دے سکے اور انویسٹیگیشن ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے، جس پر شہباز شریف کو 2 جون کو دوبارہ نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے نیب کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ سے متعلق کوئی سوال ہی نہیں پوچھا گیا۔ نیب جھوٹ بول رہا ہے۔ شہباز شریف نے نیب کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ اربوں کھربوں کی کرپشن کے متلاشی نیب نیازی گڑھ جوڑ نے پوچھا، آپ اپنے بچوں کی گاڑی میں کیوں آئے؟ شہباز شریف نیب نیازی گڑھ جوڑ کے جھوٹے الزامات اور کورونا خطرات کے باوجود نیب میں پیش ہوئے۔ عمران صاحب 23 جعلی اکاؤنٹس اور فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہوں۔ نیب نے شہباز شریف سے متعلق مبینہ پریس ریلیز جاری کرنے کی تردید کر دی ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس بارے میں میڈیا رپورٹس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ نیب تحقیقات میں پوچھے گئے سوالات کو مخفی رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا مقصد ہر شخص کی عزت نفس کو یقینی بنانا ہے۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا کہ میڈیا کوئی بھی خبر دینے سے پہلے ترجمان نیب سے تصدیق کر لے۔ دیگر خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ 2014 کے تحریک انصاف کے دھرنے میں مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے تحریک انصاف کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں یہ انکشاف کیا ہے۔ اس وین سے جو ملزم چھڑوائے تھے وہ میں نے چھڑوائے تھے یا عمران خان صاحب نے چھڑوائے تھے؟ مجھے یہ کو بتائے کہ پی ٹی وی پر حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی۔ تو وزیر داخلہ کون تھا؟ نثار علی خان۔ تو کیوں نہیں اس نے پکڑا؟ میں یہی تو عرض کروں گا پھر۔ ہاں جی، پھر عرض کرنے دیں نا مجھے۔ ہاں جی کریں جی۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ، آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے دینا، فون کال ریسیو کرنا، کس کس کی فون کالیں آ رہی تھی اور کہاں تک ان کو لے کر آیا جا رہا، کون سہولت کار بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں، اور آج وہ وزیر داخلہ کہاں ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف کا سہولت کار تھا؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں، بالکل کہتا ہوں۔ اچھا، میں بالکل کہہ رہا ہوں۔ کراچی کل سے 8 مئی تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراز کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی، شام میں سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ہیٹ ویو کے دوران بلوچستان کے شمال مغربی ریگستانی علاقوں سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی۔ اس دوران درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ 6 اور 7 مئی کو پارہ 43 سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے۔ اگلے 3 سے 4 دن ہے، جو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 دن، 5 سے لے کے 8 تاریخ تک ہم نے ہیٹ ویو کا ایک الرٹ ایشو کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ٹیمپریچر 40 سے 42 ڈگری کے درمیان جاتا ہوا دکھ رہا ہے، بلکہ 6 اور 7 تاریخ جو 2 دن ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ 42 یا 43 تک بھی چلا جائے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران شہری صبح 11 سے شام 4 بجے کے دوران باہر کی سرگرمیاں محدود رکھیں، باہر نکلنے کی صورت میں سر کو ڈھانپ لیں۔ جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مسلسل احتجاج جاری ہے۔ مختلف صحافتی تنظیموں اور مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر کے حق اور سچ کی آواز دبانا چاہتی ہے، مگر اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ جنگ جیو کراچی کے دفتر کے سامنے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ جنگ جیو سی بی ایز اور ایکشن کمیٹی کے تحت ہونے والے مظاہرے میں صحافی اور مزدور رہنماؤں سمیت سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کے صدر اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے سپلا کے مرکزی صدر پروفیسر سید علی مرزا کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری جنگ گروپ کو دبانے کی سازش اور آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھر کے میڈیا کی آواز کو کچلا جائے، ڈرایا جائے، دبایا جائے۔
पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा एक फर्द की रिहाई का नहीं बल्कि सहाफत को रियासती जबर से आजाद कराने का मामला है। शकील उर रहमान की कैद एक फर्द की कैद नहीं है। दर हकीकत इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के वजीर आजम ने उनको कैद करके साबित किया है कि यहाँ सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आवाज़ हक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुजाहरे में जावेद प्रेस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना यूसुफ, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शकीन यामीन कांगा और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कैमरामैन अदनान अली के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मकरान डिवीजन के जिला केज की तहसील बरीदा में FC बलूचिस्तान की जानिब से राशन तकसीम किया गया। FC बलूचिस्तान साउथ के सेक्टर हेडक्वार्टर साउथ ने बरीदा में 113 विंग के जरिए 135 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया और कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को आगाह किया गया। राशन की तकसीम के दौरान कोरोना वबा के पेश नज़र मुनासिब इंतजाम किए गए ताकि समाजी फासला बरकरार रखा जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इस साल ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए एलामी के मुताबिक ना SMS सर्विस और ना ही दीगर ज़राए से नए नोटों का इजरा होगा। स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को भी नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। एलामी के मुताबिक समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए फैसला स्टेट बैंक की कोविड-19 कमेटी ने अपने इजलास में किया। स्पेन और यूनान में कोरोना के बायस किए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। स्पेन ने जून के आखिर तक मुल्क को दोबारा खोलने के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे का ऐलान किया है। मैड्रिड के मेट्रो स्टेशन पर रेड क्रॉस कारकुनों में फेस मास्क तकसीम किए गए। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के लिए मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि छोटे कारोबार जैसे ब्यूटी सैलून्स और किताबों की दुकानें महदूद सर्विसेज मुहैया कर सकेंगी, जबकि सार्फिन रेस्टोरेंट्स पर खाना ले जा सकते हैं। यूनान में 6 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद शहरियों को अपने बाल कटवाने, किताबें और फूल खरीदने, जबकि साहिल पर जाने की भी इजाज़त मिल गई। एथेंस में बस स्टॉप और अवामी मकामात पर स्प्रे किया गया, जबकि पुलिस ने बसेस, मेट्रो स्टेशन और दुकानों का मुआयना किया ताकि मास्क लगाने वाले और समाजी दूरी को यकीनी बनाया जा सके। जर्मनी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद रिपोर्ट शुदा केसेस से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। इंकशाफ जर्मन यूनिवर्सिटी की कोरोना से शदीद मुतासरा इलाके में की गई तहकीक में बात सामने आई है। रिसर्चर्स का कहना है कि तहकीक के इब्तदाई नताइज बताते हैं कि ऐसे अफराद जिनमें कोरोना की अलामात नहीं है वो वायरस के फैलाव का खतरनाक जरिया बन जाते हैं। ये तहकीक ऐसे वक्त में सामने आई है जब जर्मनी ने लॉकडाउन और पाबंदियों में नरमी की है। म्यूजियम, हेयर ड्रेसर्स, गिरजाघर और कार्स की फैक्ट्रीज सख्त शराइत के तहत खोल दी गई हैं। कहा जा रहा है कोरोना वायरस के बाद समाजी मेल मिलाप के अंदाज यकसर बदल जाएंगे। ऐसा जब होगा तब होगा, लेकिन कराची की बरामदी सनतों में ये तब्दीली अभी से आ गई है। कहीं बुखार चेक किया जा रहा है, कहीं सर से पांव तक सैनिटाइज किया जा रहा है, कहीं नफरी कम करने के लिए शिफ्ट्स में काम करवाया जा रहा है, तो कहीं फर्श पर दायरे लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इस बारे में देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। पहले फैक्ट्रियों के मरकजी दरवाजों पर चोर या गैर मुतल्लका अफराद से निपटने के लिए मेटल डिटेक्टर्स या निगरानी से काम चला लिया जाता था, लेकिन अब सामना ऐसे दहशतगर्द से है जो नजर नहीं आता। अब फैक्ट्री में जाना पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि इसके 10 जतन हैं। अगर आप गाड़ी से एंटर हो रहे हैं तो गाड़ी की डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, दाखिले के मौके पर बुखार की चेकिंग, फासले के साथ दाखिले का एहतमाम, डिसइंफेक्शन के लिए गोल गोल घूमना और फिर 20 सेकंड तक हाथ धोते जाएं। फैक्ट्री दाखिले से पहले मास्क इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है। मास्क पहने बगैर फैक्ट्रियों में दाखिला ममनू हो चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में जो तब्दीली लाएगा उसका मुकम्मल खाका कुछ अरसे बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब भी इतना कुछ बदल चुका है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री को फार्मा फैक्ट्री जितनी एहतियात करनी पड़ रही है। ज़मीन पर गोल दायरे नमूदार हो चुके, प्रोटेक्शन यूनिट में भी दायरे लगा दिए गए ताकि काम के दौरान फासले का उसूल बरकरार रहे। इतने जतन के बाद भी मुलाजमीन की तादाद कम तरीन सतह पर रखी गई है ताकि रश ना लगने की शर्त भी पूरी हो। इतने तब्दील हुए माहौल के साथ भी मुलाजमीन काम दोबारा शुरू होने पर मुतमईन हैं। कानून लागू होता है ना, वो तो फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। अगर एक कमाने वाला है और बाकी बहुत सारे जैसे अफराद होते हैं वो होते हैं घर पे,
تو کیسے گھر چلے گا اگر کام نہیں ہوگا تو؟ اب جب کمپنی کھلی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، حالات بہتر ہوئے۔ یہ صرف کراچی کی ایک فیکٹری کا نہیں بلکہ دیگر فیکٹریوں میں بھی ایسے ہی ماحول بدل چکا ہے۔ ڈس انفیکشن کے ساتھ داخلہ، ماسک، ہاتھ دھونے کی پریکٹس، سینیٹائزرز اور فاصلے سے کام اب فیکٹریوں کی نئی حقیقت ہے۔ لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے اور جو لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں اس وقت کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا وقت کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ اب جب دنیا دوبارہ کھلے گی تو کس شیپ میں کھلے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اب جب دنیا پوری کمپلیٹ کھلے گی تو ڈیفینیٹلی اپنے پرانے شیپ میں نہیں کھلے گی۔ شہر کی دیگر 22,000 فیکٹریوں میں کب کام شروع ہوگا کچھ یقینی نہیں، لیکن جب بھی شروع ہوگا تبدیل شدہ ماحول کے ساتھ شروع ہوگا۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ چھوٹی صنعتوں کے مالکان نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ری فائنینسنگ اسکیم تاحال ایس ایم ایز کو مطلوبہ ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق بینک نے 3% قرضے کے ری فائنینسنگ اسکیم متعارف کرائی تھی، جو ہر اس کمپنی کے لیے ہے جو 3 مہینوں تک ملازمین کو نہیں نکالے گی۔ ڈیفالٹ کی صورت میں اسکیم کے لیے وفاقی حکومت نے 30 ارب مختص کیے ہیں۔ اس صورتحال میں چھوٹی صنعتوں کے مالکان نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ری فائنینسنگ اسکیم تاحال ایس ایم ایز کو مطلوبہ ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ صورتحال پر اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سیلری اسکیم سے تمام کاروبار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت بینکس پر لازم ہے کہ وہ 15 دن میں اسکیم میں شامل ہونے والے کی درخواست پر فیصلہ لے لیں۔ بینک بیشتر درخواستیں منظور کر رہے ہیں۔ 24 اپریل تک 65 ارب کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں 22 ارب کی منظوری دی جا چکی ہے۔